एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एरन उस डिमोनॉइड को बीच से कट कर चुका होता है और अब उसके बाद सभी लोग वो देखकर काफी ज्यादा शॉक हो चुके होते हैं। इवन हमारा वाइस कैप्टन भी। अब उसके बाद हम देखते हैं कि जो डिमोनॉइड होती है वो बोलती है कि मेरी रिकवरी स्पीड बहुत ज्यादा स्लो है और ये जो मेरे पास इंजरी हुई है ये बहुत ज्यादा सीवियर इंजरी है और इसलिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। वो कहती है कि मैं होस्टेजेस को शील्ड की तरह यूज करूंगी ताकि मुझे रिकवर होने के लिए इनफ टाइम मिल जाए। और वो जैक और रेयान को आगे कर देती है, लेकिन एरन उनको देखता भी नहीं है और बहुत तेज स्पीड में जाके उस डिमोनॉइड के हाथ और उसके साथ साथ उसके बालों को भी स्लैश कर देता है। और फिर डिमोनॉइड बोलती है कि ये बास्टर्ड, ये होस्टेजेस के बारे में भी केयर नहीं करता है, इसका सिर्फ एक एम है, मुझे मारना। और एरन मतलब एकदम पागल हो चुका होता है इस डिमोनॉइड के पीछे कि उसको इसको मारना ही है। वो डिमोनॉइड बोलती है कि मुझे इसके अटैक को ब्लॉक करना पड़ेगा और फिर वो कुछ अपनी मैजिकल पावर्स यूज करती है, लेकिन एरन उस मैजिकल पावर के सामने भी अपनी पूरी ताकत से उस पे अटैक करता है। और फिर उसके बाद वो डिमोनॉइड अपने बालों से ही अपने आगे एक पूरी शील्ड बना देती है और बोलती है कि मुझे कैसे ना कैसे करके रिकवर होना ही पड़ेगा। लेकिन एरन उस बालों की शील्ड को भी काट देता है और फिर वो डिमोनॉइड रियलाइज करती है कि वो और ज्यादा डेमोनिक एनर्जी नहीं यूज कर पा रही है। डिमोनॉइड बोलती है कि बहुत ज्यादा शॉकिंग है कि इस ह्यूमन के पास इतनी ज्यादा एब्सोल्यूट पावर है, आखिर इसके पास इतनी पावर कैसे आई, आखिर ये सब कुछ कैसे कर पा रहा है। और फिर हम देखते हैं कि एरन पूरी पावर के साथ एक और स्लैश उसके ऊपर करता है और उससे डिमोनॉइड की पूरी शील्ड टूट जाती है। और डिमोनॉइड बोलती है कि मेरी जो शील्ड है वो स्टोन से भी ज्यादा हार्ड है, आखिर ये इस पे इतना ज्यादा इम्पैक्ट कैसे कर पा रहा है। लगता है मैंने इस आदमी को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया, अगर मैंने एक भी गलत मूव अभी किया तो मैं यहीं पे मारी जाऊंगी। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एरन एकदम से अपना शेप चेंज कर लेता है और बहुत क्रेजी से मॉन्स्ट्रस अवतार में आकर उस डिमोनॉइड के पीछे पीछे भागने लग जाता है और वो डिमोनॉइड भी वहां से भागने लग जाती है। और वो डिमोनॉइड बोल रही होती है कि मुझे कैसे ना कैसे करके इससे बचना ही पड़ेगा, मुझे यहाँ से बचना पड़ेगा। लेकिन हम देखते हैं कि एरन एक लास्ट क्लैश उसके ऊपर करता है और वो डिमोनॉइड एकदम शॉक हो जाती है क्योंकि वो बीच से एकदम आधी हो चुकी थी और वो मरते मरते बोल रही होती है कि ये कितना ज्यादा डिस्ग्रेस वाली बात है, मैं एक ह्यूमन से हार गई। हम देखते हैं कि जितने भी सोल्जर्स वहां पे होते हैं वो सभी लोग बोल रहे होते हैं कि वो जो डिमोनॉइड है वो मारी जा चुकी है, लॉर्ड एरन ने डीमन का सब्जुकेशन कर दिया है। और उसका बाप और साथ साथ दो वाइस कैप्टन भी ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। अब ये सीन यहीं पे ड्रॉप हो जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग सब्जुगेशन खत्म करके अपने अपने टेंट्स में वापस आ चुके होते हैं। हमें दो गार्ड्स दिखाए जाते हैं जो कि आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं। एक गार्ड दूसरे गार्ड से बोलता है कि मुझे तो यकीन में नहीं हो रहा कि सब्जुकेशन खत्म भी हो चुका है और कोई भी पर्सन इंजर्ड नहीं हुआ है। दूसरा व्यक्ति बोलता है कि हाँ, और इवन ऐसे डिमोनॉइड के अगेंस्ट जो कि माइंड कंट्रोल पावर को यूज कर सकता था। और फिर वो एरन के बारे में बात कर रहे होते हैं कि एरन ने अकेले सारे के सारे मॉन्स्टर्स को डिफीट कर दिया। ये सच में काफी ज्यादा सरप्राइज वाली बात है। उसके बारे में जितने भी पास्ट रूमर्स थे उन सभी को देखते हुए उसने काफी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी है। मैं अभी भी वो मूवमेंट नहीं भूल सकता हूँ जब लॉर्ड एरन ने उस डेमोनॉइड को बीच से दो टुकड़ों में काटा था। ऐसा लगता है कि अब फाइनली हेल किंगडम में एक बहुत अच्छा योद्धा अपीयर हो गया है। और फिर बोलता है कि उसके अलावा ऐसा लगता है कि हम अब वापस अपने अपने राज्य जाएंगे जैसे ही वाइस कैप्टन इस पूरे के पूरे मैटर को समाप्त कर लेगा। और ये कौन से मैटर की बात चल रही है वो अब आगे देखेंगे। हम देखते हैं कि जो गैरन का वो होता है विस्काउंट होता है वो वाइस कैप्टन के सामने बैठा हुआ होता है और उसको बोल रहा होता है कि मुझे माफ कर दो, उस समय पे मैं खुद में मैं नहीं था, मेरे दिमाग को कंट्रोल किया जा रहा था। वाइस कैप्टन उसे गुस्से में बोलता है कि अपनी नॉनसेंस बंद करो, तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा ये एक्सक्यूज काम करने वाला है। ये तो हम सभी को पता है कि गैरन झूठ बोल रहा है, लेकिन वो भी वाइस कैप्टन से बोल रहा होता है कि वाइस कैप्टन क्या तुमने देखा नहीं कि मैं उस समय पे डिमोनॉइड के माइंड कंट्रोल के अंदर था। ये चीज जरूर है कि मुझे अपने बेटे की बहुत ज्यादा वैल्यू है, लेकिन मैं उसको बचाने के लिए इस तरह की हरकत नहीं करूंगा और वो भी ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत ज्यादा क्रूशियल मोमेंट होगा। ये तो मुझे सच में लगता है मैं ऐसा कुछ बेवकूफ करूंगा। और मतलब वो वही बहाने बना रहा होता है कि भाई डिमोनॉइड ने उसका ब्रेन वॉश किया और जो अपना वाइस कैप्टन होता है वो अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि ये कितना ज्यादा झूठ बोलता है। सभी को पता है कि ये पूरी तरीके से अपने माइंड में था, लेकिन मुझे एविडेंस चाहिए इसके क्राइम को प्रूव करने के लिए। अब उसके हमारा ये सीन यहीं पे ड्रॉप हो गया होता है और अगले सीन में हम एरन को देखते हैं। हम देखते हैं कि एरन अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि उस समय जो मैंने स्वॉर्ड अटैक किया था वो मेरी फैमिली के सेक के लिए नहीं था। वो स्वॉर्ड जिस तरह से मैंने इस डिमोनॉइड को मारा उसका ओनली पर्पस था उस डिमोनॉइड को मारना, लेकिन मैं ये पर्पस कभी भी नहीं चाहता था। इसका मतलब ये है कि क्या ये उस आदमी की ही विल है फिर से? आखिर वो व्यक्ति कौन है? आखिर उसका क्या मकसद है?
मतलब अभी भी एरन ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड रहता है कि कब वो आदमी उसको ओवरटेक कर लेता है उसकी विल को। मतलब एरन की विल खुद की आ चुकी है, लेकिन कभी-कभी वो आदमी अभी भी उसको ओवरटेक कर ले रहा है। और अब उतने में एरन को पीछे से आवाज़ आती है कि यंग लॉर्ड, आपके लिए एक गेस्ट आया है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे जैक आया होता है, वही गैरन फैमिली वाला जैक। और जैक एरन को बोलता है कि लॉर्ड एरन, आप सबको मेरी ग्रीटिंग्स। एरन बोलता है, हाँ बताओ। जैक उसे बोलता है कि मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे आपको कुछ बताना है सब्जुगेशन इवेंट के बारे में, लेकिन उससे भी पहले मैं आपको थैंक्स करना चाहता हूँ। एरन बोलता है, किस बारे में? जैक उसे बोलता है कि जब मुझे डिमोनॉइड ने अपना हॉस्टेज बना लिया था तो उस समय पे किसी को भी मेरी लाइफ की परवाह नहीं हुई। वाइस कैप्टन और मेरे सबऑर्डिनेट्स कोई भी नहीं चाहते थे कि मैं बचूं। एरन अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि खैर, मैं भी इसके बारे में मैंने नहीं सोच के वो अटैक किया। मैं उस समय खुद अपने सेंसेस में नहीं था। ऐसा लग रहा था कि मुझे सिर्फ डिमोनॉइड को मारना है और मैंने वही किया। मैंने बाकी किसी भी चीज़ की चिंता नहीं करी। जैक उसको थैंक्स बोल रहा होता है कि अगर आप नहीं होते तो मैं शायद मर जाता, इसलिए मैं आपको बहुत ज़्यादा शुक्रिया कहना चाहता हूँ। और जैक ऐसे ही करके उसको थैंक्स बोल रहा होता है और एरन उसको कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन इतने में जैक उसे बोलता है कि मुझे आपको एक और चीज़ बतानी है जो कि मैं यहाँ आपको बताने के लिए आया हूँ। वो एरन को बोलता है कि वो मैं ही था जिसने आपके खाने में पॉइजन मिक्स किया था। जैक उसको बोलता है कि अगर हम बैठ के बात करेंगे तो मैं आपको चीज़ें डिटेल में बता पाऊंगा। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग बैठ के बात कर रहे होते हैं, जहाँ जैक उसको बताता है कि मुझे कैरन फैमिली की तरफ से ऑर्डर मिला था कि मुझे आपके फूड में पॉइजन मिलाना है। ऑल्दो मुझे वो सब कुछ नहीं करना चाहिए था, एक नाइट होते हुए और साथ-साथ एक ह्यूमन होते हुए भी ये मेरे मोरल्स के खिलाफ था। इसलिए मैं आपसे सच में माफ़ी माँगना चाहता हूँ और आप मुझे जो भी परमिशन देंगे, मुझे वो सारी की सारी परमिशन मंज़ूर है। मुझे कोई भी परमिशन दीजिए लॉर्ड एरन। एरन उसको बोलता है कि ऑल्दो मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा सस्पिशियस था कि ये गैरन फैमिली का ही काम है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उससे बच गया। अब मैं बिल्कुल भी इस कन्वर्सेशन के मूड में नहीं हूँ, तो अभी के लिए तुम यहाँ से जा सकते हो। बाद में हम कभी इस बारे में बात कर लेंगे। एरन उसको बोलता है कि नहीं, ये मत सोचना कि मैं इस बात को इतनी आसानी से जाने दूंगा, लेकिन अभी मेरे दिमाग में काफ़ी ज़्यादा और बातें चल रही है, तो प्लीज़ अभी के लिए तुम यहाँ से चले जाओ। और फिर जैक उसको बोलता है कि ठीक है, आप मुझे मेरी गलती की जो भी सज़ा देंगे मुझे मंज़ूर होगी। अब उसके बाद जैक वहाँ से चला जाता है और एरन खड़े होके ये सब कुछ सोच ही रहा होता है। उतने में उसको पीछे से एक आवाज़ आती है कि तुम इस बारे में जितना भी सोच लो, इसका कुछ भी परिणाम नहीं होने वाला है। और एरन जैसे पीछे मुड़ के देखता है, तो वो देखता है कि वहाँ पे रूरू आ चुकी होती है। रूरू एरन को बोलती है कि एरन, क्या तुम ठीक हो? एरन रूरू के पास आता है और उसको बोलता है कि आखिर तुम अभी तक कहाँ थी? तुम्हें पता भी नहीं है कि मैंने तुम्हें कितना ढूँढा। रूरू एकदम ऐसे मतलब सैड सी होती है और वो बोलती है कि मैं ये सब कुछ के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती थी। मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं तुमसे मिलूँ। अगर मैंने तुम्हें मिस्टिक आर्ट्स अच्छे से सिखाया होता, तो तुम कोई डिफरेंट एबिलिटी को मैनिफेस्ट करते और शायद तुम्हारे जो 5 इयर्स बर्बाद हुए, उन 5 सालों में जब तुम अपनी फैमिली से दूर थे, वो साल बर्बाद नहीं होते। ये सब कुछ मेरी ही गलती है। एरन अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि रूरू ज़रूर ये सोच रही है कि मैं उसकी वजह से मिस्टिक आर्ट्स के वर्ल्ड में ट्रैप हो गया। और फिर उसके बाद रूरू एरन से बोल रही होती है कि अगर मैं नहीं होती, तो किरिल भी इतना डिप्रेस्ड नहीं होती। ये सब की सब मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन एरन तभी उसके पास को आते हुए उसको बोल रहा होता है कि नहीं रूरू, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। लेकिन रूरू उससे दूर भाग जाती है और उसको बोलती है कि मुझे टच मत करो। मैं एक मिसफॉर्च्यून लाने वाली ब्लैक कैट हूँ और तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम मेरी जैसी ब्लैक कैट से दूर रहो। एरन उसको बोलता है कि आखिर तुम्हें किस बारे में बात कर रही हो? ये सबका सब सिर्फ एक सुपरस्टिशन होता है जो कि तुम्हारे ऊपर अप्लाई नहीं करता है। रूरू गुस्से में उसे बोलती है कि सुपरस्टिशन भी अपने आप में कुछ पावर रखते हैं। कोई कंप्लीटली ग्राउंडलेस स्टोरी भी रियलिटी बन जाती है अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस पे बिलीव करते हैं। और जो मिस्टिक आर्ट्स होती है वो तो बनती ही लोगों के विल के साथ है। तो ऐसे में तुम वर्ल्ड्स के प्रिंसिपल्स को चेंज नहीं कर सकते हो। तुम मेरे साथ अगर रहोगे तो तुम्हारे साथ और ज़्यादा मिसफॉर्च्यून आएगा। इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ और ज़्यादा नहीं रहूँगी। और अब रूरू कुछ तो अपना पोर्टल ओपन करते हुए वहाँ से जाने ही वाली होती है। लेकिन इतने में एरन पास आके उसको पकड़ लेता है और बोलता है कि आखिर तुम क्या कर रही हो? रूरू उसको बोलती है कि एरन, तुम मुझे जाने दो। अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम्हारे साथ सिर्फ बैड लक आएगा। लेकिन एरन उसे बोलता है कि अगर सुपरस्टिशन पे इतना ही भरोसा है, तो आज से मैं ब्लैक कैट को सिंबल ऑफ गुड बना दूंगा। आज के बाद कोई भी हम दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर पाएगा। मेरा बिलीव जैसे जैसे स्ट्रोंगर होते जाएगा वैसे ही वैसे औरों का भी होता जाएगा। और रूरू भी काफी ऐसी इमोशनल सी हो गई होती है और फिर उसके बाद एरन के पास आते हुए बोलती है कि एरन, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। और फिर उसके बाद वो बोलती है कि तो इसका मतलब ये है कि अब तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन चुके हो। फिर उसके बाद एरन उसको बोलता है कि मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि स्वॉर्डमैनशिप अकेडमी से मेरे फ्रेंड्स मेरे मिस्टिक वर्ल्ड में अपीयर हो जाएंगे। रूरू उसको बोलती है कि तुम
अब स्वॉर्ड भी मैनिफेस्ट कर सकते हो मिस्टिक आर्ट से, मुझे ये भी पता है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारी मिस्टिक आर्ट्स बहुत ज़्यादा हाई एप्टीट्यूड की है। एरन उसको बोलता है कि आखिर तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला? रूरू उसको बोलती है कि ऑब्वियसली मैं हमेशा से तुम्हारे साथ ही थी जब से तुम मिस्टिक आर्ट्स वर्ल्ड से वापस आए हो। एरन बोलता है क्या? रूरू उसको बताती है कि जो व्हाइट कैट तुम्हें आती ही दिखी थी, वो व्हाइट कैट मैं ही थी। सब्जुगेशन इवेंट में जब तुम्हें खाने के साथ वो चिट्स मिल रही थी कि इस खाने में पॉइजन है, वो चिट्स भी तुम्हें मैंने ही दी थी। और फिर उसके बाद रूरू एरन को बोलती है कि एरन, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। जब मैंने सबसे पहले तुम्हारा फेस देखा था डिमोनॉइड सब्जुगेशन के वक्त पे, उस समय पे तुम काफी ज्यादा अजीब लग रहे थे। क्या कुछ हुआ था? और एरन उसको वही सब कुछ बताता है जो कि उसको भी कन्फ्यूजन चल रहा होता है वो सपने वाले आदमी की वजह से। और रूरू उसको बोलती है कि ओह! मतलब ऐसा कुछ हुआ है, वो सपने वाला आदमी। ऐसा लगता है कि वो जो सपने वाला आदमी है, उसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेट्रेड है डिमोनॉइड्स की तरफ को और इसीलिए वो हेट्रेड तुम्हारी विल में भी आ रही है। ऐसा हो सकता है कि वो डिमोनॉइड के प्रति उसकी कुछ हेट्रेड्स या तो डीमन्स के प्रति हो या 100 150 साल पहले कुछ हुआ होगा उसके साथ, इसी वजह से वो सब कुछ हुआ। रूरू बोलती है कि वो आदमी 150 साल पहले का आदमी है। एरन बोलता है क्या? एक 150 साल पुराना आदमी? रूरू बोलती है हाँ, ये सब कुछ वैसे इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा ये मैटर करता है कि आखिर वो पर्सन सोच क्या रहा है, आखिर वो पर्सन चाह क्या रहा है। ये इसलिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि उस आदमी की विल ही तुम्हारी विल बन रही है, तुम्हारा हार्ट उसी के हिसाब से काम कर रहा है। और फिर उसके बाद वो बोलती है कि लेकिन छोड़ो ये सब कुछ ठीक है, तुम्हें खुशी इस बात की होनी चाहिए कि तुम अब खुद से भी स्वॉर्ड स्विंग कर सकते हो। तुम अपनी खुद की विल से भी स्वॉर्ड को स्विंग कर पाते हो और यही तुम्हारे लिए सबसे अच्छी बात है। तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हार्ड रहा होगा और आगे की जर्नी में भी मैं अब तुम्हारी पूरी-पूरी साथ दूँगी। वो बोलती है कि देखो, मैं पिछले 5 साल से कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ। मैं भी अपनी फिटीक पे वर्क कर रही थी। मतलब वही मज़ाक-वज़ाक चल रहा है इनका। और फिर उसके बाद एरन अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि रूरू भी मेरे साथ है। अब मेरी सिर्फ चिंता इतनी थी कि मुझे खुद से ग्रो होना था और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मेरे साथ कोई ऐसा है जिसको मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ। लेकिन अभी भी कुछ अधूरे काम रह चुके हैं जिनको मुझे पूरा करना है। मैंने जो हेडमास्टर को प्रॉमिस किया था और साथ ही साथ इलिया को जो प्रॉमिस किया था, अब मुझे वो प्रॉमिस पूरा करना है। मेरे फ्रेंड्स जिनको मैंने 5 साल से नहीं देखा, मुझे चिंता हो रही है कि आखिर वो लोग क्या कर रहे होंगे। और फिर उसके बाद हमारा ये वाला सीन यहीं पे शिफ्ट हो जाता है और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो हमारा वाइस कैप्टन होता है वो सोच रहा होता है कि जो गैरन का विस्काउंट है उसको बचाने के लिए बाकी की फैमिलीज वाले भी उसके खिलाफ गवाही नहीं दे रहे हैं और ऐसे में बहुत ज्यादा अनलॉफुल हो जाता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये किंगडम में कभी भी पीस और प्रॉस्पेरिटी नहीं आ पाएगी। मुझे कैसे ना कैसे करके वो गैरन की गलती को प्रूफ करना ही पड़ेगा। और उतने में वाइस कैप्टन को कोई पीछे से बताता है कि आपके लिए गेस्ट आया हुआ है और हमें पता चलता है कि जो भी बंदा वहाँ पे उससे मिलने आया होता है वो वाइस कैप्टन से बोलता है कि वाइस कैप्टन मुझे आपसे मिलना है और आपको कुछ बताना है। और वैसे हमें दिखाया तो नहीं जाता है कि ये कौन है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि ये अपना जैक। अब ये सीन यहीं पे ड्रॉप हो जाता है और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि ये जो अपना गैरन वाला होता है वो सभी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है कि भाई तुम्हें कैसी बेकार सी चाय बना के लेके आए हो, यहाँ से दफ़ा हो जाओ पहली फुर्सत में। मतलब इसके मूड से ही पता चल रहा होता है कि ये अभी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रखा होता है। वो अपने मन ही मन में कह रहा होता है कि मैं कैसे ना कैसे करके सब्जुकेशन में जो कुछ भी हुआ था उससे तो बाहर निकल गया, लेकिन वो हमारी फैमिली के लिए लास्ट चांस था अपना कमबैक करने के लिए। और हमारा पूरा का पूरा मौका बेकार चला गया, हम कुछ भी नहीं कर पाए सिर्फ और सिर्फ एरन पेरियारा की वजह से। उसकी वजह से हमारा पूरा प्लान बेकार हो गया। अब तभी अचानक से उसकी डोर पे कोई और आया होता है, लेकिन जो अपना ये होता है गैरन होता है बोलता है कि मैंने कहा था ना मुझे आज किसी की भी शक्ल नहीं देखनी है, कोई भी यहाँ नहीं आ सकता है। लेकिन उतने में हम देखते हैं कि वहां पे आया होता है अपना वाइस कैप्टन, जो कि गैरन से बोलता है कि क्या हुआ, तुम काफी ज्यादा उदास लग रहे हो। वो हमारा कुछ डिस्कशन जो अधूरा रह गया था मैं उसको पूरा करने के लिए आया हूँ। गैरन वाइस कैप्टन को बोलता है कि तुम शायद अभी भी भूल रहे हो कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि वहां जो कुछ भी हुआ था। तुम्हारे पास कोई भी एविडेंस नहीं है मेरी गलती को प्रूफ करने के लिए, तो क्यों तुम बार बार वो बात करने के लिए यहाँ पे आए हो। वाइस कैप्टन उसको बोलता है कि सुनो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है तो मैं सीधा पॉइंट पे आऊंगा। और वो गैरन को बोलता है कि मैंने सुना है कि सब्जुगेशन में तुमने कुछ और भी बहुत ज्यादा घटिया हरकत करी थी। मैंने सुना है कि गैरन फैमिली ने एरन के फूड में पॉइजन मिलाया था। और ये सुनते ही जो गैरन होता है एकदम शॉक हो जाता है और बोलता है कि आखिर तुम ये क्या कह रहे हो, तुम फिर से मेरे ऊपर झूठे झूठे एलिगेशन लगा रहे हो जिनका तुम्हारे पास कोई भी एविडेंस नहीं है और ये बहुत ज्यादा बेकार है और मैं तुम्हें अभी के अभी अपनी टेरिटरी से बाहर निकलवा दूंगा। वाइस कैप्टन बोलता है कि और अगर मेरे पास एविडेंस हुए तो। गैरन एकदम गुस्से में बोलता है कि क्या, ये सब यूजलेस बातें कहना बंद करो, मुझे पता है तुम्हारे पास कोई भी एविडेंस नहीं है।
लेकिन उतने में ही वहाँ पे हम देखते हैं कि वाइस कैप्टन के पीछे से जैक आता है और वाइस कैप्टन बोलता है कि ये है उस इंसिडेंट का विटनेस। वाइस कैप्टन बोलता है कि जैक, सब कुछ बताओ जो तूने मुँह में बताया, क्योंकि जैक ने कन्फेस कर लिया है और इसीलिए अब जो गैरन है उसके लिए अच्छी खासी पनिशमेंट दी जाएगी। गैरन बोलता है कि ये इम्पॉसिबल है, ये बास्टर्ड जैक ये झूठ बोल रहा है, इसने ये सब कुछ खुद किया था। जैक बोलता है कि विस्काउंट गैरन, आपका एंड बहुत ज़्यादा करीब आ रहा है। विस्काउंट एकदम गुस्से में बोलता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ करने की। लेकिन वाइस कैप्टन उसको शांत करवाता हुआ बोलता है कि चुप हो जाओ गैरन, मैं पूरे किंगडम में एक ऑफिशियल रिक्वेस्ट डालूंगा कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाए, और अगर ये बात सच हुई तो सिंपली तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा फिर उसके जिम्मेदार तुम ही होगे। तुम्हें तुम्हारी क्राइम्स की सजा जरूर मिलेगी, और तुमने ये जो कुछ भी अपना एम्पायर बना रखा है ये पूरा एम्पायर खत्म हो जाएगा। इसीलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपनी गलती मान लो। और ये कहते हुए वाइस कैप्टन वहाँ से निकल रहा होता है और बोलता है कि फाइनली ये इशू तो रिज़ॉल्व हो गया, लेकिन अभी एक और इशू बचा है। वो अपने घोड़े में बैठते हुए वहाँ से जा रहा होता है और बोलता है कि अब मुझे यहाँ से सीधा पेरियारा किंगडम में जाना है। वो सभी को बोलता है कि मेरी जाने की प्रिपरेशन कंप्लीट करो, और सभी लोग बोलते हैं कि ओके सर। वो अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि मुझे एरन पेरियारा को ट्विलाइट नाइट ऑर्डर में शामिल करना है, मैं किसी भी कीमत पे उसे नहीं खो सकता हूँ। लेकिन जैसे ही वो पेरियारा किंगडम पहुंचता है तो वहाँ एरन का बाप उसे बताता है कि एरन ऑलरेडी स्वॉर्डमैनशिप अकेडमी के लिए निकल चुका है। वाइस कैप्टन बोलता है कि मैंने तो सुना था कि उसका एडमिशन वहाँ रिफ्यूज हो चुका था। एरन का फादर उसे बताता है कि उसे वहाँ पे कुछ और चीज के लिए जाना है, और साथ ही साथ वो 5 साल पहले वहाँ ऑफिशियली एडमिट हो चुका था। और फिर वाइस कैप्टन बोलता है कि ओ, मतलब मैं थोड़ा सा लेट हो गया। और फिर वो जाते-जाते बैरन पेरियारा से बोलता है कि तुम्हारा बेटा सच में काफ़ी ज़्यादा अमेज़िंग है। वो किंगडम के लिए एक ट्रेज़र है। इवन किंगडम के लिए नहीं, पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट के लिए। और उसका बाप भी ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। अब उसके बाद हम देखते हैं एरन को, जो कि रूरू से बात कर रहा होता है, और रूरू उसको बोलती है कि तो अयान, जो कि स्वॉर्डमैनशिप अकेडमी का हेडमास्टर है, क्या वो सच में इतना ज़्यादा अमेज़िंग है? एरन बोलता है हाँ, मैंने सुना है कि उनकी जो स्किल है वो पूरे कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा ग्रेट है। उन्हीं की वजह से मुझे अकेडमी में एक सही डायरेक्शन मिली। कहें तो वही मेरे सबसे पहले मास्टर भी थे। वो बोलता है कि इस बार भी मेरी जो भी अनस्टेबल कंडीशन है, मतलब वही वो आदमी वाले सीन को लेकर, वो बोलता है कि मुझे इस बारे में उनसे कुछ एडवाइस लेनी है, और इसीलिए मुझे भरोसा है कि वो मुझे कुछ तो अच्छी एडवाइस ज़रूर देंगे। रोरू बोलती है कि हाँ, हो सकता है कि वो तुम्हारी प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉल्व कर ले, क्योंकि वो ग्रेटेस्ट स्वॉर्डमैन जो है पूरे कॉन्टिनेंट के। एरन बोलता है हाँ, ये बात तो बिल्कुल भी ठीक है। फिर उसके बाद एरन बता रहा होता है कि नो मैटर कुछ भी हो, मास्टर बहुत ज़्यादा ग्रेट है। फिर उसके ध्रुव बोलती है कि कॉन्टिनेंट की सबसे स्पेशल स्वॉर्डमैन ये कुछ मिस्टिक आवर्स से अलग नहीं है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं कुछ अनबिलीवेबल एबिलिटीज और विल को एक्सप्लेन या पजेस करते हैं जिनको लॉजिक से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। एरन बोलता है इसका मतलब ये है कि मैं उनसे जरूर कुछ ना कुछ एडवाइस ले सकता हूँ। और फिर उसके ध्रुव एरन को बोलती है कि वैसे मैं भी तुम्हारी मिस्टिक आर्ट्स मास्टर हूँ ना। एरन बोलता है हाँ, तुम मेरी लाइफ की सेकंड मास्टर हो। और फिर उसके बाद यही बातें करते करते वो लोग जा रहे होते हैं, और फिर रूरू बोलती है कि ऑल राइट, अब हमें अपनी ट्रिप की प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेनी चाहिए। और वो एकदम से अपना ड्रेसअप बदल लेती है और एकदम ऐसे क्रेजी से ड्रेसअप में आ जाती है, और कहती है कि तो अब तुम्हारा क्या कहना है एरन, अब मैं ट्रिप के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। और मतलब रूरू काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। बोलती है कि मैं यूजुअली ऐसे ड्रेस नहीं होती हूँ, लेकिन आज क्योंकि स्पेशल है तो इसलिए मैं ऐसे ड्रेस हो गई। तो चलो अब क्रोनोस स्वॉर्डमैनशिप अकेडमी की तरफ चलते हैं। पूरे कॉन्टिनेंट का ग्रेटेस्ट स्वॉर्डमैन क्रोनो स्वॉर्डमैनशिप की तरफ आ रहा है। अब गाइस यहाँ पे 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, क्योंकि मुझे कुछ बात करनी है। सबसे पहली चीज तो ये कि इस मानवा का सीजन 1 यहीं पे खत्म हो जाता है। इसके बाद के जो चैप्टर्स हैं वो सीजन 2 के अंदर आते हैं, और सीजन 2 का जो स्टार्टिंग का चैप्टर है वो बहुत ज्यादा ऐसे अजीब सा चैप्टर है, और उसमें मतलब ऐसे सिर्फ बकवास बकवास चीजें हैं, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि उसको एक्सप्लेन करना टाइम वेस्ट रहेगा, तो मैं उसको स्किप करके आपको सीधा मेन स्टोरी से कनेक्ट करवाऊंगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि भाई बीच में कोई चैप्टर छूटा हुआ है। तो पहली चीज़ तो ये, और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे चैनल की मेंबरशिप ऑप्शन इनेबल हो चुकी है, तो आप में से कोई भी अगर चैनल की मेंबरशिप लेना चाहता है तो ज़रूर ले सकते हैं। किसी के लिए कंपलसरी नहीं है, बस आप चैनल को अगर सपोर्ट करना चाहते हो तो ले लीजिए। बस मेंबरशिप का फ़ायदा ये है कि आपको वीडियोस का अर्ली एक्सेस मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल कोई वीडियो अगर मैं आज अपलोड कर रहा हूँ तो मेंबरशिप वालों के लिए वो 1 या 2 दिन पहले अवेलेबल हो जाएगी।
तो वो अपनी मेन स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो हमारा फिलर चैप्टर है उसके अंदर सिर्फ ये है कि एरन स्वॉर्डमैनशिप अकेडमी जाने से पहले किसी तो गेस्ट हाउस में रुकता है, जहाँ पे उसको बहुत सारे लोग मिलते हैं। एरन की उनमें से एक दो के साथ फाइट भी होती है और एरन वही अपने मिस्टिक आर्ट्स का यूज करके उनसे जीत जाता है और यहाँ पे एरन को एक बैज मिलता है जिसको कि सिल्वर बैज कहते हैं। अब उसके तो हमारी स्टोरी कंटिन्यू होती है जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एरन क्रोनो स्वॉर्डमैनशिप अकेडमी की तरफ जा रहा होता है। एरन स्वॉर्डमैनशिप अकेडमी की गेट पे पहुंच जाता है और वो देखता है कि वहाँ पे और भी बहुत सारे लोग आए होते हैं। एरन बताता है कि यहाँ पे एक इवेंट चल रहा है जिसको कि कहते हैं गेस्ट रिसेप्शन। इसमें बहुत सारे लोग स्वॉर्डमैनशिप पे पार्टिसिपेट करते हैं। बेसिकली जितने भी लोग होते हैं सारे के सारे यही क्रोनो स्वॉर्डमैनशिप अकेडमी से ही ग्रेजुएटेड होते हैं और ये यहाँ वापस आए होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एरन भी वो मैच देखने वहाँ पे चला जाता है और वो बैठ के सोच रहा होता है कि ये सच में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने वाला है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। एरन के बगल में कुछ लोग बैठे होते हैं जो कि एरन को देखकर कह रहे होते हैं कि वहाँ पे इतना यंग बच्चा क्या कर रहा है? क्या हमें ये लोग कुछ ज़्यादा अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे हैं? अब उसके बाद एरन जैसे ही ग्राउंड की तरफ को देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पे लेंस पेटरसन होता है जो कि एरन की एक बैच का ही होता है। उसकी जब वो 5 साल पहले अकेडमी में था तो उसी बैच का होता है। एरन बोलता है कि ये तो काफी ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है। अब उसका लेंस पेटरसन सभी को बोलता है कि यहाँ पे क्रोनो स्वॉर्डमैनशिप अकेडमी में जितने भी गेस्ट आए हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं वो पर्सन है जो कि आप सभी के अगेंस्ट फाइट करने वाला हूँ। मैं 27 जनरेशन का ऑफिशियल ट्रेनी हूँ और मेरा नाम है लेंस पेटरसन। सभी लोग ये सुनते ही बहुत ही तो गुस्सा करने लग जाते हैं कि क्या एक ट्रेनी, ये तो ग्रेजुएटेड भी नहीं है, आखिर एक ट्रेनी हमसे फाइट करेगा। लेंस उन सभी को बोलता है कि मुझे पता है कि आप लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे हैं, लेकिन ये मेरे सीनियर्स ने कहा है कि मुझे आप सभी के साथ फाइट करनी है। आप में से जो भी मुझे हरा देगा तो उसके बाद मेरा सीनियर आके आप सभी से फाइट करेगा, लेकिन उसके लिए पहले आप लोगों को मुझे हराना पड़ेगा। और इसका ही रीजन है कि स्वॉर्डमैनशिप अकेडमी वाले चाहते हैं कि ट्रेनीज को भी बाहर के लोगों से फाइट करके थोड़ा एक्सपीरियंस मिले। और अब उतने में एक आदमी उसके सामने आ जाता है और बोलता है कि इसका मतलब ये है ना कि हमें तुम्हें हराना है और फिर यहाँ पे कोई ग्रेजुएट व्यक्ति आएगा फाइट करने के लिए। लेंस बोलता है हाँ, तो फाइट शुरू की जाए। और वो इंसान अपने स्वॉर्ड निकाल लेता है और बोलता है कि चलो फाइट शुरू करो। लेंस बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें पहले अटैक करने का मौका देता हूँ। और वो इंसान लेंस के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और लेंस अपनी स्वॉर्ड निकालता है और बड़ी तेजी के साथ उसके अटैक को बहुत अच्छे से डिफेंड करता है। और हम देखते हैं कि लेंस काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका होता है और उसने एक ही अटैक में उस आदमी को हरा दिया होता है और उसकी स्वॉर्ड दूर जाके एक जगह पे लगती है जहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए होते हैं। रूरू भी उसको देखकर बोलती है कि ये तो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। फिर उसके बाद लेंस बोलता है कि आ जाओ, अगला चैलेंजर कौन है। उसके बाद हम देखते हैं कि उस वहाँ पे एक और व्यक्ति आता है और ऐसे करके बहुत सारे लोग आते हैं। सारे के सारे लोग लेंस से हारते जा रहे होते हैं और एक आदमी दूसरे आदमी से बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हें बताया था कि ये 27th जनरेशन का ट्रेनी है और 27th जनरेशन में बहुत सारे जीनियसेस थे। और फिर उसका दोस्त उस आदमी को बोलता है कि तो फिर तुम्हें ही इससे फाइट करनी पड़ेगी और इसे हराना पड़ेगा। अब तुम ही हो जो इसे हरा सकते हो। और फिर उसके बाद जो लेंस होता है वो अचानक से कुछ नोटिस करता है और वो आगे को बढ़ने लग जाता है। वो आदमी सोच रहा होता है कि क्या लेंस हमारी तरफ को आ रहा है और लेंस उसके बहुत ज्यादा फास्ट आ गया होता है। और वो आदमी अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि प्लीज प्लीज ये मेरे पास ना आए, मुझे इससे फाइट नहीं करनी है, मैं इससे हार जाऊंगा। लेकिन उतने में लेंस बोलता है कि एरन पेरियारा, क्या तुम मुझे जानते हो? काफी ज्यादा टाइम हो चुका है हमको मिले हुए। और एरन भी इसको बोलता है कि हाँ लेंस, मैं तुम्हें पहचानता हूँ, काफी ज्यादा समय हो चुका है हम दोनों को मिले हुए। लेंस उसको बोलता है कि मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि तुम भी यहाँ पे आओगे। आखिर तुम कैसे हो? आखिर 5 साल से तुम कहाँ थे? एरन उसको बोलता है कि ये काफी लंबी स्टोरी है, हम लोग बाद में बैठ के बात करेंगे। फिर उसके बाद लेंस एरन को बोलता है कि अगर तुम यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी और आते तो तुम जुडिथ और लियोड को मिल पाते। एरन सुनता है कि क्या लियोड? आखिर वो स्वॉर्डमैनशिप अकेडमी में क्या कर रहा है? उसने तो अकेडमी छोड़ दी थी। लेंस बोलता है ओह, तो तुम्हें नहीं पता? जब तुम लोग अकेडमी छोड़ के चले गए थे तो उसी के तुरंत बाद लियोड वापस आ गया था, क्योंकि वो अकेडमी नहीं छोड़ना चाहता था और वो चाहता था कि वो अपनी ट्रेनिंग जर्नी करें। और अभी कुछ दिन पहले ही वो और जुडिथ एक ट्रेनिंग जर्नी में निकल गए हैं। ये सुनते ही एरन बहुत ज्यादा खुश होता है और बोलता है कि वाह, अच्छा हुआ ये चीज हो गई। और तो मैं उन लोगों से नहीं मिल पाया, लेकिन मैं उनके लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। और फिर इसके बाद लेंस एरन को बोलता है कि तो एरन, आखिर तुम क्या इंतजार कर रहे हो? आओ नीचे आओ, एक एक बैटल हो ही जाए। मुझे भरोसा है कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए होगे। एरन बोलता है कि हाँ चलो फाइट कर ही लेते हैं। सभी लोग एरन को देखकर बोल रहे होते हैं कि आखिर ये ब्लॉन्ड हेयर वाला बंदा कौन है? क्या ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं? और फिर उसके बाद कुछ लोग बोलते हैं कि शायद ये वही बंदा है जो कि उस समय पे ऑफिशियल ट्रेनिंग नहीं बन पाया था।
और फिर उसके बाद रूरू बोल रही होती है कि एरन तुम ये कर सकते हो, तुम ज़रूर इसको हरा सकते हो। लेंस एरन को बोलता है कि आखिर ये ह्यूमन लैंग्वेज बोलने वाली कैट, क्या ये कैट तुम्हारी है? एरन बोलता है नहीं, ये मेरी मास्टर है। लेंस बोलता है ओह मास्टर। एरन बताता है कि मैंने इसी से बहुत सारी चीज़ें सीखी है। और अचानक से एरन अपनी मिस्टिक पावर का यूज़ करते हुए अपने हाथ में स्वॉर्ड ले आता है। लेंस बोलता है कि ओह तो तुम्हारी जो मास्टर है वो एक मिस्टिक आर्ट्स वाली है। तुम सच में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर गए हो एरन। तुम सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो और हमेशा तुम कुछ ना कुछ सरप्राइज़ देते ही रहते हो। लेकिन मैं भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ और मैंने भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी है। तो आओ फाइट कर ही लेते हैं। तुम प्लीज़ मुझे डिसअपॉइंट मत करना और मुझे और ज़्यादा सरप्राइज़ करना। और एरन भी बोलता है हाँ, चलो शुरू किया जाए। और फिर इन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है और वही एक दोनों एक-दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। कोई किसी के अटैक को डिफेंड कर रहा होता है, फिर कोई काउंटर अटैक कर रहा होता है। और फिर उसके बाद लेंस को अचानक से रियलाइज़ होता है कि आखिर इनकी फाइट में ये क्या हो रहा है। उसको रियलाइज़ होता है कि ये जो एरन अटैक कर रहा है, वो एक्चुअल में एरन के अटैक नहीं है। लेंस बोलता है कि मुझे एक बार कन्फर्म करने दो। और फिर वो जब 1-2 अटैक उसके ऊपर और करता है तो उसको फाइनली रियलाइज़ हो जाता है और वो एरन को बोलता है कि आखिर तुम लियोर्ड की स्वॉर्डमैनशिप स्टाइल को कैसे कॉपी कर रहे हो? और एरन उसको हँसता हुआ बोलता है कि हाहा। लेंस सोच रहा होता है कि ये 5 साल पहले अकेडमी में था और 5 साल के बाद ये और लियोर्ड आपस में मिले भी नहीं है। तो आखिर एरन 5 साल पहली चीज़ों को याद करके लियोर्ड की स्टाइल को कैसे कॉपी कर पा रहा है? और फिर उसके बाद वो बोलता है कि मुझे इसको कैसे ना कैसे करके हराना पड़ेगा। और फिर उसके ऊपर अटैक करते हुए आगे बढ़ता है और फिर वो रियलाइज़ करता है कि अभी जो इसने स्किल यूज़ करी वो जूडिथ की स्किल थी। और लेंस को एकदम यकीन ही नहीं हो रहा होता है। वो कह रहा होता है कि ये एकदम इम्पॉसिबल है। ये आखिर ये कैसे कर पा रहा है? ये आखिर जूडिथ की स्किल्स को कैसे कॉपी कर पा रहा है? लेंस अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि मैं जानता हूँ कि मैं अभी करंट स्टेट में एरन से नहीं जीत पाऊँगा, लेकिन फिर भी मुझे अपना बेस्ट करना पड़ेगा। वो सोच रहा था उन तीनों के बारे में यानी कि एरन, जूडिथ और लियोड के बारे में और बोलता है कि इन्होंने ट्रेनिंग करके बहुत एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ हासिल करी, लेकिन मैं भी कोई कम नहीं हूँ। मैंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हम देख रहे होते हैं कि वो जूडिथ से एक बार हार चुका होता है, लेकिन वो फिर भी जूडिथ से रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि मुझे तुम्हारे साथ और फाइट करनी है। और फिर वही सबको याद करते हुए वो एरन के ऊपर और अटैक करता है। और फिर फाइनली एरन उसके एक अटैक को बड़ी आसानी से डिफेंस करते हुए उसके ऊपर काउंटर अटैक करता है और उसकी स्वॉर्ड सीधा हवा में फेंक देता है। और हम देखते हैं कि फाइनली एरन ने लेंस को हरा दिया होता है और लेंस भी हार के मतलब ऐसे उदास नहीं होता है, बल्कि उसको खुशी हो रही होती है कि एरन तब ज्यादा इम्प्रूव कर गया है। रूरू भी पीछे से बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है कि ये एरन जीत गया। फिर उसके बाद एरन लेंस के पास आता है और बोलता है कि ये काफी ज्यादा अच्छा मुकाबला था। और फिर लेंस भी एरन को बोलता है कि हाँ, तुमने सच में 5 साल में बहुत क्रेजी चीजें करी हैं। आखिर तुमने ये सब कुछ कैसे सीखा? अब उतने में रूरू एरन के पास आती है और एरन से बोलती है कि एरन वो यहाँ पे आ गया। एरन बोलता है आखिर कौन? रूरू उसको बोलती है कि वही पर्सन जिसके बारे में तुम बात करते रहते थे, शायद तुम्हारा मास्टर। और हम देखते हैं कि अपने मास्टर वहाँ पे आ चुके होते हैं और वो बोलते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस सीन को दोबारा कभी देखूंगा। ये सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। एरन पेरियारा, हम दोबारा ऐसे मिलेंगे मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। और एरन हेडमास्टर को देखकर बोलता है कि हेडमास्टर आखिर आप कैसे हैं? हेडमास्टर बोलता है कि मैं बढ़िया हूँ, आखिर तुम कैसे हो? एरन बोलता है मैं भी मस्त। और फिर उसके बाद रूरू भी हेडमास्टर को हेलो बोलती है और हेडमास्टर उसे देखकर बोलता है कि ओह एक टॉकिंग कैट। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि क्या तुम दोनों यहाँ पे अभी बैटल कर रहे थे? आखिर कौन जीता? लेंस उसको बताता है कि हेडमास्टर एरन जीत गया और मैं हारा। हेडमास्टर एरन को बोलता है कि ओह मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि तुम लेंस से जीत जाओगे। इसका मतलब ये है कि 5 साल तुमने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। और फिर एरन हेडमास्टर को बोलता है कि सॉरी, मैं बिल्कुल भी पर्पसली लेट नहीं हुआ। मैं कुछ ऐसी चीज़ों में फंस गया था जिसकी वजह से मैं यहाँ आने में लेट हो गया। हेडमास्टर बोलता है कि इस बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी क्योंकि एक स्वॉर्डमैन दूसरे स्वॉर्डमैन से मिला है तो चलो अब हम दोनों बैटल करते हैं। और सभी लोग ये सुनकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि एरन और हेडमास्टर की बैटल होने वाली है। और फिर हेडमास्टर बोलता है कि क्या तुम लेंस से पाइप टाइम के बाद थके तो नहीं हो? वैसे तुम थकने तो नहीं चाहिए क्योंकि मेरे डिसाइपल इतने भी वीक नहीं होते हैं। सभी लोग स्वॉर्ड मास्टर को देखकर बोल रहे होते हैं कि ये ओल्ड मैन क्या यही क्रोनो स्वॉर्डमैनशिप का हेडमास्टर है? वाओ! ये कॉन्टिनेंट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन है। मैं बिलीव भी नहीं कर सकता कि मैं इसे यहाँ पे देख पाऊँगा। अब एरन स्वॉर्डमास्टर से बोलता है कि मैं आपके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ और एरन उसके ऊपर एक अटैक लॉन्च कर देता है। स्वॉर्डमास्टर बड़ी आसानी से उसके अटैक को रोक लेता है और वो एरन के ऊपर काउंटर अटैक करता है।
और एरन से बोलता है कि तुम्हारे अटैक तो बहुत ज्यादा सिंपल है। वो एरन को बोलता है कि तुम्हें अपने ओपोनेंट के मोमेंटम को यूज करना चाहिए उसी के अगेंस्ट, ताकि तुम ज्यादा इम्पैक्ट डाल पाओ और अपनी स्पीड और पावर को और ज्यादा इंक्रीज करो। ये सिंपल अटैक्स काम नहीं करने वाले हैं, तुम सिर्फ गैम्बल कर रहे हो ऐसे में अपने हाथों के साथ। और फिर वो एरन के ऊपर एक क्रेजी सा अटैक करता है और फिर उसके बाद स्वॉर्डमैन बोलता है कि हाउ इंटरेस्टिंग, क्या तुमने अभी अभी लियोर्ड की स्वॉर्डमैनशिप को यूज करा? तुम्हारी लेवल ऑफ मास्टरी सच में बहुत ज्यादा क्वाइट यूनिक है। और वो एरन को ऐसा ही बोलता है, तभी साइड से आते हुए एरन के ऊपर अटैक कर देता है और बोलता है कि तुम्हारा फ्लो मैंने बीच में तोड़ दिया और तुम उसमें फंस भी गए। एरन कैसे ना कैसे करके उसके अटैक को रोक लेता है और फिर वो एरन को बोलता है कि तुम्हारा ट्रांजिशन डिफेंड करते हुए सच में काफी ज्यादा वीक है, तुम्हें उसके ऊपर भी इम्प्रूव करना चाहिए। और फिर वो एरन के ऊपर एक तेज का अटैक करता है जो कि एरन को जा लगता है। वो बोलता है कि तुम चाहे मल्टीपल टाइप ऑफ स्वॉर्डमैनशिप भी यूज कर लो, लेकिन ये बहुत ज्यादा मीनिंगलेस है अगर तुम उनको स्मूथली कनेक्ट नहीं कर सकते हो। वो बोलता है कि एक रियल बैटल वो नहीं होता है जिसमें तुम्हारे ऑफेंस और डिफेंस को टेस्ट किया जाता है। और वो इतना बोल ही रहा होता है, उतने में एरन दोबारा कहता है कि मैं आपके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। और वो एरन के ऊपर अटैक कर रहा होता है, उतने में लेंस रियलाइज करता है कि इस बार एरन जिस पावर को यूज कर रहा होता है वो इलिया की पावर होती है, यानी कि स्काई स्वॉर्ड वाली पावर। और वो बोलता है कि वाओ, ये सच में बिल्कुल भी बुरा नहीं है। और इस बार एरन अच्छा खासा मतलब अटैक कर भी लेता है। और फिर उसके बाद स्वॉर्ड मास्टर उसे बोलता है कि अभी भी तुम थोड़ा थोड़ा लैग कर रहे हो, क्या तुम्हारे पास और भी कुछ है जो तुम मुझे दिखाना चाहते हो, या तुम्हारा हो गया बस? और अब उतने में ही एरन अपनी आंखें बंद कर लेता है। और फिर उसके बाद सभी लोग सोच रहे होते हैं कि आखिर इतना सन्नाटा क्यों हो गया अचानक से। लेकिन अब हम देखते हैं कि एरन जो पावर यूज करने वाला होता है बोलता है कि इसको मैंने लास्ट टाइम देखा था, और ये स्वॉर्ड मास्टर की वही डांस वाली पावर को यूज कर रहा होता है। और फिर अचानक से स्वॉर्ड मास्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और स्वॉर्ड मास्टर के ऊपर उसका अटैक थोड़ा थोड़ा हो भी गया होता है। और फिर इसके बाद एरन अपना भी एक अटैक यूज करता है जिसका कि नाम होता है ऑरा स्वॉर्ड, और सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। स्वॉर्ड मास्टर बोलता है कि मार्वेलियस, तो तुमने अपना खुद का स्वॉर्ड पा ही लिया, ओन वे ऑफ स्वॉर्ड। एरन बोलता है हाँ। स्वॉर्ड मास्टर बोलता है कि लेकिन अभी भी तुम्हारे दिल में कुछ और है जिसके बारे में तुम मुझसे पूछना चाहते हो, है ना? और फिर उसके बाद स्वॉर्ड मास्टर सभी को बोलता है कि सारे के सारे गेस्ट, आज का जो हमारा गेस्ट रिसेप्शन है वो यहीं पे खत्म होता है। आप सभी का यहाँ पे आने के लिए थैंक यू। और फिर स्वॉर्ड मास्टर एरन से बोलता है कि मुझे फॉलो करो। हमने स्वॉर्ड से तो बातचीत कर ली है, लेकिन अब एक प्रॉपर कन्वर्सेशन की जरूरत है जो कि हमें करनी है। और फिर इसके बाद वो एरन को अपने साथ ले जाने लग जाता है और वो दोनों रूम में आ जाते हैं। रूरू स्वॉर्ड मास्टर से बोलती है कि मेरा नाम रूरू है और मैं एरन की मिस्टिक आर्ट्स मास्टर हूँ। स्वॉर्ड मास्टर थोड़ा सा ऐसे हैरान होते हुए बोल रहा होता है कि हाँ, मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा, लेकिन क्या मुझे तुमसे फॉर्मली बात करनी चाहिए? रूरू बोलती है कि तुम मुझसे कंफर्टेबल होकर बात कर सकते हो, क्योंकि हम दोनों ही एरन के मास्टर हैं। और फिर स्वॉर्ड मास्टर एरन को एक लड़की से मिलाता है और बोलता है कि तुम इससे फर्स्ट टाइम मिल रहे हो। वो लड़की बताती है कि मैं क्रोनो स्वॉर्डमैनशिप की वाइस हेडमास्टर हूँ और मेरा नाम है कियरा फिन। एरन उसे बोलता है कि मैं 27 जनरेशन का ट्रेनी हूँ और मेरा नाम है एरन पेरियारा। फिर उसके बाद हेडमास्टर उसको बोलता है कि तो क्या अब तुम हमें बताओगे कि पिछले 5 सालों में तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ और आखिर तुम्हें क्या चीज ट्रेवल कर रही है? फिर उसके बाद एरन उसको सब कुछ बता देता है और फिर हेडमास्टर उसको बोलता है कि ओ, इसका मतलब तुमने मिस्टिक आर्ट सीख ली और वो जो ड्रीम है वो भी तुम्हें बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो चलो मैं सीधे स्ट्रेट टू द पॉइंट आता हूँ। वो एरन को बोलता है कि मैं तुम्हें कोई फंडामेंटल सोल्यूशन तो नहीं दे सकता हूँ तुम्हारी ड्रीम वाली चीज को लेकर, लेकिन मैं तुम्हें एक एडवाइस दे सकता हूँ। तुम इस जगह को छोड़ दो। ऑफ कोर्स अगर तुम यहाँ रह के ट्रेन करते हो तो वो भी एक ऑप्शन तो है, लेकिन तुम यहाँ पर उस मैन की विल को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। जब तुम डिमोनिक बीस्ट से फाइट करोगे तुम्हें उनको अवॉइड करना पड़ेगा। एरन उसको बोलता है कि क्या ये सच में सही बात है, क्या मुझे इस बात को फॉलो करना चाहिए? बहुत सारी चीजें हैं जो कि एक स्वॉर्डमैन कर सकता है, और मैं अगर अपनी लाइफ को छोड़ूंगा, अगर मैं उन चीजों को अवॉइड करूंगा उस इनहेरेंट विल को, तो मैं कहीं ना कहीं उससे करेक्ट पाथ की ओर नहीं जाऊंगा। लेकिन स्वॉर्ड मास्टर इसको बोलता है कि वो सपने वाली चीज और उस आदमी की विल वो बात एक स्मॉल पोर्शन में है। इसके अलावा भी दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं और तुम्हारा वर्ल्ड बदलता है जैसे जैसे तुम्हारे आसपास का एनवायरनमेंट बदलता है। अगर तुम चेंजेस देखोगे तो तुम अपने तरीके से सोच पाओगे और उसके रिजल्ट से तुम्हारा हार्ट भी डेफिनेटली चेंज होगा। तुम्हें ऐसी चीजें ढूंढनी पड़ेंगी जिसकी वजह से तुम अपने स्वॉर्ड को और स्ट्रॉन्गर तरीके से पजेस कर पाओ, उसको और अच्छे तरीके से चला पाओ। और अगर तुम ऐसा करोगे तो माइट भी तुम स्वॉर्ड को एक डिफरेंट तरीके से पजेस करोगे, अभी जो कर रहे हो उससे कम्प्लीटली अपोजिट भी हो सकता है। तो तुम एक जर्नी पर जाओ, एक ऐसी जर्नी पे जहाँ पे तुम्हारे तुम्हारे सारे क्वेश्चंस के आंसर मिले।
वो तुम्हारा जो सपने वाला आदमी है उसके बारे में भी, और आखिर वो कैसे तुम्हें इतना इन्फ्लुएंस कर पा रहा है। मैं जानता हूँ कि ये एक ईज़ी डिसीज़न नहीं है, लेकिन तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए और जैसा तुम कहोगे वैसा ही करना। और एरन मास्टर से बोलता है कि नहीं, आप सही कह रहे हैं, मैं यहाँ से छोड़ दूँगा। मैं अभी तक जो कुछ भी कर रहा था वो मैं अवॉइड करने के लिए कर रहा था, लेकिन अब मैं और ज़्यादा ये चीज़ नहीं कर सकता हूँ। अब मुझे आंसर ढूँढने पड़ेंगे उन सारी चीज़ों के जो कि अभी तक मुझे टेरिफाइड करती हैं। अब उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि जो हमारा स्वॉर्ड मास्टर होता है वो वाइस हेडमास्टर से बोलता है कि आखिर एरन कैसा था। हेडमास्टर बोलती है कि मुझे नहीं पता, वो बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल और अपराइट था, लेकिन मैं उसे एक स्वॉर्डमैन नहीं कह सकती। स्वॉर्ड मास्टर बोलता है कि क्या, आखिर ऐसा तुम क्यों कह रही हो? तुम उसे बस थोड़ा टाइम दो, देखना वो बहुत ज़्यादा अच्छा और ब्रिलियंट स्टूडेंट है, वो ज़रूर अपनी सिचुएशन का आंसर निकाल ही लेगा। अब उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे एरन लेंस को बता रहा होता है कि वो अब यहाँ से जा रहा है। लेंस बोलता है कि तुम्हें यहाँ थोड़ी देर और रुकना चाहिए यहाँ से जाने से पहले। एरन बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ और ज़्यादा रुक पाऊंगा। लेंस उसे बोलता है कि क्या तुम भी वेस्ट की तरफ जा रहे हो? जहाँ तक मुझे पता है जूडिथ और लियोट दोनों ही वेस्ट की ओर गए हुए हैं। एरन बोलता है कि ओह अच्छा, वेस्ट। लेंस उसको बताता है कि हाँ, जो 5 वेस्टर्न किंगडम हैं वो अपनी स्वॉर्ड्स के लिए जाने जाते हैं, और इसी के साथ साथ वहाँ पे बहुत सारी स्वॉर्डमैनशिप अकेडमी भी है और फेमस कॉलिजम्स भी है। एरन बोलता है ओह अच्छा। फिर उसके बाद लेंस बोलता है कि तुम्हें वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। एरन बोलता है ये थैंक यू, मैं अब देखता हूँ मुझे क्या करना है, और फिर उसके बाद वो रूरू के साथ वहां से जाने लग जाता है। अब जैसे ही लेंस भी अपनी तरफ को जा रहा होता है उतने में उसके सामने वाइस हेडमास्टर आती है और वो लेंस को बोलती है कि लेंस, अपने इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को अपने रास्ते में मत आने देना, इसे ओवरकम करके अपनी ग्रोथ पर ध्यान देना। अपनी लाइफ को ऐसे समझना कि तुम्हारी लाइफ ऐसी चीज के ऊपर टिकी हुई है, जैसा तुम हमेशा से करते आए हो हमेशा वैसे ही करना। और लेंस बोलता है यस वाइस हेडमास्टर, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा, आप चिंता मत कीजिए। अब उसके तुम देखते हैं कि एरन सिटी में आ चुका होता है और रूरू उससे पूछती है कि आखिर हम कहाँ जा रहे हैं। एरन बोलता है हम अभी कुछ स्टार्टर लेने वाले हैं। अब एरन के सामने तभी अचानक से कुछ तो आता है जो कि एरन से बोलता है कि ट्रैवलर प्लीज मुझे कुछ खाने के लिए दो, मैंने 1 हफ्ते से कुछ भी नहीं खाया है। और तभी वो आदमी एरन को बोलता है कि ओह बॉय, तुम मुझे जानते हो शायद। और तभी एरन अचानक से याद करता है, वो उसको बोलता है कि क्या तुम मुझे जानते हो, मैं वही ऑर्क हूँ जिसने कि तुम्हें अपना फ्यूचर बताया था आज से 5 साल पहले। एरन बोलता है हाँ मुझे याद आया, तुमने मुझे नोट भी दिया था। और अब उसके तुम देखते हैं कि एरन ने उसे बैठकर बहुत सारा खाना खिलाया होता है, और रूरू बोल रही होती है कि ये मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, क्या ये डेंजरस नहीं है? एरन बोलता है चिंता मत करो, ये बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है। वो अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि इसने मुझे जो भी नोट दिए थे और इसके अलावा उसने मुझे जो कुछ भी बताया था वो सब कुछ सच हुआ। शायद ये मेरे ड्रीम वाली सिचुएशन के बारे में कुछ ना कुछ जानता हो। अब उसके बाद वो खाना पी करके बोलता है कि मतलब खा पी करके बोलता है कि अब मुझे थोड़ा-थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि मेरा पेट भर गया। रूरू उसको बोलती है कि हे, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम बहुत ज़्यादा शेमलेस हो रहे हो? या तुम्हें ये सब हरकतें करनी चाहिए? तुम ऑल्दो हमारे लिए एक स्ट्रेंजर ही हो। और तभी वो ऑर्क रूरू से बोलता है कि हाँ, एक लिटिल मिस्टेक, तुम एक कैट हो। ये लो मैं तुम्हें खेलने के लिए कुछ देता हूँ। और वो उसको एक बॉल टाइप देता है। और रूरू उसको बोलती है कि आखिर ये वुडन बॉल के साथ क्या है? रूरू को ये बॉल काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। वो ऑर्क बोल रहा होता है कि इस बॉल में पाउडर है, जो कि कहीं से तो आया है, और इसकी वजह से ये कैट्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और कैट्स इस पे क्रेज़ी हो जाती है। फिर उसके बाद वो ऑर्क एरन को बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारी लिटिल मिस्टिक कैट मेरी दोस्त बन चुकी है, और इसी के साथ-साथ मैं तुम्हारे फूड के लिए तुम्हें पे बैक भी कर दूँगा। एरन उसको बोलता है कि लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए तुम इतने ज़्यादा भूखे हो। वो अर्ग उसको बोलता है कि मैं एक शामान हूँ, एक ह्यूमंस के कंपैरिजन में मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ। मुझे लगता है कि मेरा फॉर्च्यून मुझे बता रहा है कि मुझे तुम्हें पे बैक करना चाहिए बाद में। फिर एरन उसे बोलता है कि ओह अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे ये तो बताओ कि आखिर मेरा फॉर्च्यून क्या है? वो और एरन को बोलता है कि एक परसिमन ट्री है जहाँ तुम रहते हो, है ना? एरन बोलता है नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ऑर्क बोलता है कि मैं ये तो श्योर नहीं हूँ कि ये पास्ट की बात है या कब की बात है, लेकिन शायद ये तुम चीज़ भूल गए हो क्योंकि शायद उस वक्त तुम बहुत ज़्यादा छोटे थे, लेकिन मैं श्योर हूँ कि ऐसा कुछ ना कुछ तो ज़रूर है। एरन बोलता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑर्क बोलता है ओह अगर अच्छा ऐसी बात है तो इसका मतलब ये है कि वो प्लांट कुछ समय पहले ही उगाया गया है, शायद जब तुम वापस घर जाओ तब तुम्हें वो प्लांट देखने को मिले। अब तभी रूरू बोलती है कि ये मुझे थोड़ा सा फिशी सा लग रहा है। फिर वो उसको बोलती है कि मेरा फॉर्च्यून पढ़ो। वो और रूरू को बोलता है कि तुम्हें रॉ सैल्मन पसंद है ना? रूरू बोलती है कि तो सभी कैट को पसंद होता है, कुछ यूनिक बताओ।
वर्क बोलता है कि मैं कैट नहीं हूँ जो मुझे ये चीज़ पता होगी, तो ये चीज़ यूनिक है, तो तुम्हें अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि मैं कितना ज़्यादा पावरफुल हूँ। रूरू एरन को बोलती है कि ये एक नंबर का बेवकूफ़ है और अब मैं समझ गई कि आखिर इसके पास कोई भी खाना और पैसा क्यों नहीं है। लेकिन तभी ऑर्क बोलता है कि हाँ, तुम चाहे कुछ भी समझ लो, लेकिन तुम मुझे कभी नहीं समझ पाओगी। और अब तभी अचानक से वो ऑर्क एरन को बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारे दिल में जो बर्डन था, वो पहले से भी कहीं ज़्यादा बढ़ गया है। अगर तुम पास्ट में उसे छुपा भी रहे होगे, तो अब वो बहुत ज़्यादा रिवील हो चुका है आउटसाइड के लिए। ऐसा लगता है कि तुम्हारा हर्ट और ज़्यादा हैवी हो चुका है। और जैसे कई बार बहुत ज़्यादा हैवी आयरन हम अपने दिल में रख लेते हैं, अपनी चेस्ट पे रख लेते हैं, लेकिन ये तुमने खुद से नहीं रखा है। कोई टोटली आउटसाइडर जो कि तुमसे अनरिलेटेड है, उसने वो चीज़ तुम्हारे हर्ट पे रखा है। रूरू बोलती है कि अचानक से तुम ये सब कुछ कैसे जान पा रहे हो? वॉर्क बोलता है कि अभी मैं शैमनिज़्म की पावर यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बल्कि स्पिरिटोमेंसी की पावर यूज़ कर रहा हूँ ताकि मैं एरन के ऊपर देख पाऊँ। वो बोलता है कि ये एक अलग ही एनर्जी है जिससे कि हम कोई मेटल एनर्जी को डिटेक्ट कर पाते हैं। एरन बोलता है क्या मेटल एनर्जी? वॉर्क बताता है कि एक स्पिरिटोमेंसर बिलीव करता है कि जो लाइफ का ओरिजिन है वो 5 टाइप ऑफ एनर्जीज से बना हुआ होता है। अर्थ, मेटल, वाटर, वुड और फायर। जब ये सब साथ में बैलेंस होता है और कोएग्जिस्टेंस करती है ये 5 एनर्जीज, तभी किसी की लाइफ में हार्मनी आती है। एरन बोलता है क्या इसका मतलब ये है कि जो मेरी मेटल एनर्जी है वो भी एबनॉर्मल है? और बोलता है कि हाँ, तुमने काफी जल्दी पकड़ लिया। जिस आयरन स्टेक की मैं बात कर रहा हूँ जो तुम्हारे अंदर है, वो तुम्हारी पूरी की पूरी एनर्जी को र्यून कर रहा है जो कि बैलेंस नहीं हो पा रही है। एरिन बोलता है कि तो मैं इससे आखिर छुटकारा कैसे पाऊँ? और बोलता है कि तुम इससे छुटकारा नहीं पा सकते हो। क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं? तुम्हें बस हार्मनी को अचीव करना है। और अगर तुम्हारी कोई एक एनर्जी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो तुम्हें किसी इनकम्पैटिबल एनर्जी से उसकी पावर बोरो करनी पड़ेगी, ताकि तुम इसको सप्रेस कर पाओ। और अचानक से वो बोलता है कि मैं फायर एनर्जी का बारे में बात कर रहा हूँ। वो बोलता है कि अगर तुम अपनी मेटल एनर्जी को सप्रेस कर पाते हो, तो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा चांस है और बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि तुम खुद को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना पाओ। अगर वो आयरन स्टेक को एक हॉट फायर के साथ रिफाइन किया जाए, तो तुम्हारे अंदर का जो बर्डन है, वो बर्डन उतर जाएगा और वो एक इनक्रेडिबल स्वॉर्ड स्किल बन जाएगी, जो कि तुम्हारे खुद की डिज़ायर से होगी। एरन उसको बोलता है कि तो आखिर मुझे अपनी फायर एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो बंदा बोलता है कि तुम्हें अपने हार्ट के अंदर से उसे और ज़्यादा ग्रो करना पड़ेगा। एरन बोलता है बताओ कैसे? ऑर्क बोलता है कि मैं देख पा रहा हूँ तुम्हारे हार्ट के अंदर जो चीज़ें हैं, जो एनर्जी का डेवलपमेंट तुमने किया है अपने हार्ट के अंदर, वो 5 साल पहले नहीं था। इसका मतलब ये है कि तुम्हें इसी को और ज़्यादा ग्रो करना पड़ेगा। तुम्हें और ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा ताकि वो तुम्हारे हार्ट के अंदर जो एम्बर है, वो और ज़्यादा ग्रो हो पाए। हेरन बोलता है इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ से मूव करना पड़ेगा और इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ऑर्क बोलता है कि हाँ, तुम्हें एकदम वो करना जो तुम चाहते हो। और फिर एरन उसको बोलता है कि ठीक है, अब मैं यहाँ से जाता हूँ। मुझे अपनी एडवाइस देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। और फिर उसके बाद एरन वहाँ से जाने लग जाता है। लेकिन उतने में ऑर्क उसको रोकते हुए बोलता है कि हे रुक जाओ। अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो क्या मैं भी तुम्हें तुम्हारी इस जर्नी में जॉइन कर सकता हूँ? ऐसा लगता है कि तुम फर्स्ट टाइम इतनी लॉन्ग जर्नी के लिए जा रहे हो और मैं सोच रहा था कि मैं अगर तुम्हारे साथ आऊँ तो मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकता हूँ। मैं पिछले 10 सालों से अलग-अलग कॉन्टिनेंट्स में वंडर करता रहा हूँ और मैं तुम्हारा गाइड भी बन सकता हूँ। और अगर मैं तुम्हारा गाइड बना तो तुम मुझे इसके बदले में कुछ पे भी कर देना। रूरू एरन को बोलती है कि गाइड? तो एरन तुम आखिर क्या सोच रहे हो? तुम क्या करना चाहते हो? एरन उसको बोलता है कि ऑलराइट, मुझे तुम्हारी बात ठीक लगी। चलो अब हम लोग साथ में ट्रैवल करेंगे। वो ऑर्क बोलता है कि हाँ, ऑसम, अब मुझे फाइनली एक स्टेबल इनकम मिलेगी। फिर उसके बाद वो ऑर्क एरन को बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं विटनेस करना चाहता हूँ एक ग्रोइंग, एक प्रॉमिसिंग मैन को। मुझे तुम्हारी डेवलपमेंट देखनी है और ये सच में बहुत ज़्यादा रेयर अपॉर्चुनिटी है। और अगर मैं भी इस प्रोसेस का पार्ट बन पाया, तो ये मेरी लाइफ के लिए बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन होगी। रूरू उसको एकदम ऐसे आँख मूंछते हुए देखती है और बोलती है कि अगर तुमने अपनी जॉब ढंग से नहीं करी, तो हम तुम्हें कोई भी पैसा नहीं देंगे। और वो ऑर्क बोलता है कि हाँ, हाँ, ठीक है। अब उसके बाद वो लोग अपनी जर्नी पर निकल जाते हैं और जर्नी पर चलते-चलते ऑर्क एरन को बताता है एक सिटी के बारे में, जिसका नाम होता है डैरेनको। वो बताता है कि ये एक ऐसी सिटी है जहाँ पे बहुत सारे ब्लैकस्मिथ्स होते हैं और ये मैं श्योर हूँ कि ये प्लेस तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम्स से हेल्प करने में मदद करेगी और तुम 5 वेस्टर्न किंगडम जाने से पहले इस प्लेस को ज़रूर विज़िट करो। उसके ध्रुव बोलती है कि एरन, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें न्यू स्वॉर्ड चाहिए या ऐसा कुछ चीज़ चाहिए।
वर्क बोलता है कि मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें कोई नए इक्विपमेंट चाहिए, मैं बस ये कह रहा हूँ कि तुम्हें उन लोगों से मिल लेना चाहिए जो कि इस वर्ल्ड में सबसे बेस्ट फायर और आयरन का काम करते हैं। तुम्हें उससे जरूर मिलना चाहिए। अगर तुम उस प्रोसेस को देखोगे कि कैसे आयरन बनाया जाता है हार्डली मेल्ट करके, वहां पे तुम फायर को अपनी प्लेस लेते हुए देखोगे, तो ये प्रोसेस तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी तुम्हारे हार्ट के अंदर फायर एबिलिटी को डेवलप करने के लिए। और फिर रूरू बोलती है कि हाँ, वैसे ये ठीक बोल रहा है, मिस्टेक्स भी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं अपनी पावर को डेवलप करने के लिए। तुम्हें एक रियलिस्टिक इमेज चाहिए अपने अंदर की उस एनर्जी को गैदर करने के लिए। और फिर रूरू कहती है कि एक रियल स्वॉर्ड मेकिंग प्रोसेस को तुम्हें अपनी मेंटल ट्रेनिंग के लिए यूज करना चाहिए उसके कॉन्सेप्ट्स को देखते हुए। और बोलता है मेंटल ट्रेनिंग ये सच में बिल्कुल भी बुरा नहीं है। रूरू बोलती है कि मैं श्योर हूँ कि ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी होगा क्योंकि तुमने मिस्टिक वर्ल्ड को एक्सपीरियंस कर लिया है। और फिर एरन बोलता है ओके, मैं अपने मास्टर की बात ज़रूर सुनूंगा। और फिर उसके बाद वो डेरिंकू के लिए जाने लग जाते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे और एक बंदे से लड़ाई कर रहा होता है कि हमें यहाँ पे सस्ते रेट्स में इन दो। वो बंदा नहीं मान रहा होता है लेकिन और उससे कैसे ना कैसे लड़ झगड़ के प्राइस सस्ते करवा लेता है। और फिर एरन को बोलता है कि हम यहाँ पे अपना सामान रख के बाहर चले जाते हैं, मुझे एक अच्छा रेस्टोरेंट पता है। और फिर ऐसे करके वो लोग बाहर खाने पीने भी आ गए होते हैं और ऑर्क वहाँ भी किसी से तो बहस कर रहा होता है कि भाई मुझे और खाना दो, ऐसे वैसे करके उनका आज का दिन बीत जाता है। और अब रात के टाइम पे हम देखते हैं कि रूरू, एरन और ऑर्क वो सभी लोग सो रहे होते हैं। और रूरू एरन को बोलती है कि मुझे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाओ, लेकिन उतने में ऑर्क बोलता है कि ओह, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी। वो एरन को बोलता है कि एरन, क्या तुम्हें पता है कि कॉन्टिनेंट के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट 10 लोग कौन है? एरन बोलता है नहीं, मुझे ये सब तो नहीं पता। मुझे बट हेडमास्टर से ये पता चला था कि लिंडसे फैमिली का जोशुआ लिंडसे वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और बोलता है कि तुम बाहर की दुनिया को जानने में बहुत कम एक्साइटेड हो। मुझे नहीं बिलीव हो सकता कि तुम जैसा व्यक्ति खुद को स्वॉर्डमैन बोलता है और तुम्हें वर्ल्ड के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। वो एरन को बताता है कि इस पूरे कॉन्टिनेंट के जो स्ट्रॉन्गेस्ट लोग हैं वो मोस्टली मेंबर होते हैं 5 वेस्टर्न किंगडम के, जो कि बहुत ज्यादा होली किंगडम है। लेकिन जिसने इस ट्रेडिशन को तोड़ा और खुद को इन सबसे अलग बनाया वो था हेडमास्टर ऑफ क्रोनो स्वॉर्डमैनशिप एकेडमी, आयान। वो व्हाइट नाइट्स का कैप्टन था जो कि एक बहुत होली किंगडम था जूलिस हूल का। और इसी के साथ साथ वो क्रिम्सन नाइट्स, रोबर्टियो क्लार्के, इन सभी का कैप्टन भी था। और फिर उसके बाद और उसको बाकी के लोगों के बारे में भी बता रहा होता है कि जो कि ऐसे स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं पूरे कॉन्टिनेंट के, और सभी की लिस्ट बता रहा होता है। और तभी वो बोलता है कि ओ नहीं नहीं, अब तो 11 हो चुके हैं क्योंकि मैंने ये सुना है कि जो इग्नेट है वो भी उनकी लिस्ट में शामिल हो चुका है। और इग्नेट का नाम सुनते ही एरन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। रूरू बोलती है कि वेट, एक और बंदा है जो कि इस लिस्ट से मिसिंग है। और बोलता है हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। मुझे बहुत ज्यादा वंडर है कि आयान का राइज इतना ज्यादा शॉकिंग कैसे था और सभी लोग उसको चूज करते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन ऑफ द कॉन्टिनेंट। लेकिन पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंट का मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंट में कुन, वो आदमी 70 साल की एज में स्वॉर्ड मास्टर बना था। एरन बोलता है क्या 70? रू बोलती है कि सच में बहुत ज़्यादा परसिस्टेंट होगा। वो बोलता है और कि मोस्ट पीपल नहीं जानते कि कुन कितना ज़्यादा क्रेजी था और वो सिर्फ उसे क्रिटिसाइज करते हैं उसकी फुलिशनेस की वजह से। लेकिन कितनी अमेजिंग बात है कि एक ऐसा आदमी जिसने पूरे वर्ल्ड को चैलेंज किया और 70 साल तक डिफिकल्टली मेहनत करते रहा और वो अपना स्वॉर्ड मास्टर बना, कुन ने ये करके दिखाया। उसने कभी भी गिव अप नहीं किया और 70 साल की एज में एक स्वॉर्ड मास्टर बना। और जब तक वो 90 का हुआ तब तक वो कॉन्टिनेंट के स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों में से एक बन गया। उसने बहुत सारे स्वॉर्डमैन को इन्फ्लुएंस किया, लेकिन इसी के साथ साथ उसने और भी बहुत क्रेजी क्रेजी चीजें करी। एरन भी सुनकर बोल रहा होता है कि हाँ सच में वो बहुत ज्यादा अमेजिंग होगा। और मुझे इस चीज का भी पूरा भरोसा है कि उसी की तरह और भी बहुत ज्यादा अमेजिंग लोग होंगे इस दुनिया में, लोग जो कि बहुत ज्यादा परसिस्टेंट होते हैं। इवन भले ही लोग उन्हें रिकॉग्नाइज ना करें लेकिन वो अपनी मेहनत करते रहते हैं और बहुत ज्यादा खुद को स्ट्रॉन्ग करते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं अगले दिन का सीन जहाँ पे वो ऑर्क बताता है कि हम इस माउंटेन रेंज को क्रॉस करने के बाद अपनी लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। लेकिन एक दिक्कत है, यहाँ पे बहुत सारे आर मतलब सोल्जर्स लोग हैं। एरन बोलता है तो हम इस जगह को आखिर कैसे क्रॉस करेंगे? ऑर्क बोलता है चिंता मत करो, तुमने बताया था ना कि तुम्हारे पास मर्शनरी टैग है, वो सिल्वर टैग जो कि तुम्हें वहां से मिला था क्रोनोस स्वॉर्डमैनशिप एकेडमी के पहले। और अब एरन जैसे ही उन लोगों को अपना सिल्वर टैग दिखाता है तो वो लोग एरन को परमिशन दे देते हैं वहां से पास करने की। अब इस जगह पे ये लोग थोड़ी देर रुकते हैं और यहाँ पर इन्हें एक लड़की मिलती है, एक बच्ची मिलती है जो कि एक मिस्टिक होती है। मतलब पहले उसकी हरकतें से नहीं लग रहा होता है कि ये मिस्टिक है, लेकिन एरन और रूरू पहचान जाते हैं कि ये एक मिस्टिक गर्ल है। अब उसके बाद वो लोग वहां से जाने लग जाते हैं और जाते जाते एरन का फेस एकदम उतरा हुआ होता है। रूरू उसको बोलती है कि एरन आखिर क्या हुआ?
एरन उसको बोलता है कि मैंने आज से पहले किसी भी पर्सन को नहीं मारा है। आज मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि अगर मुझे फ्यूचर में कभी ऐसा करना पड़े, मुझे किसी के खिलाफ स्वॉर्ड उठानी पड़े, तो क्या मैं ये कर पाऊँगा? क्या मैं बिना हेजिटेट किए किसी को मार पाऊँगा? ऑफ़ कोर्स मैं बहुत सारे ऐसे वीक लोगों को फ़ेस करूँगा और मुझे उनकी जान लेनी पड़ेगी। आखिर मैं ये सब कैसे करूँगा? तभी ऑर्क हँसता हुआ बोलता है कि ये सच में काफ़ी ज़्यादा हेवी सब्जेक्ट है, लेकिन अभी तुम इस बारे में चिंता मत करो और फ़िलहाल चलने पे ध्यान दो। एरन बोलता है कि लेकिन मैंने सुना है कि यहाँ पे बहुत सारे टेरिफाइंग बैंडिट लीडर हैं जो कि इसी माउंटेन रेंज में हैं और क्या पता हमारा उनसे फेस टू फेस कुछ हो भी जाए। उन लोगों की आपस में ऐसी कन्वर्सेशन चल रही होती है कि भाई उन लोगों को कुछ पैसा वगैरह देंगे तो वो लोग हमें यहाँ से पास करने देंगे। एरन बोलता है लेकिन हाँ है तो ये चीज़ भी बुरी। जो उनके साथ में सोल्जर्स मतलब मर्चेंट्स होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, ये एक तरीके से टोल है कि तुम उनकी टेरिटरी से गुजर रहे हो इसलिए तुम उन्हें पैसा दोगे। और बोलता है कि इस दुनिया में गुड और एविल दोनों चीज है तो हमें उनको ओवरकम तो करना ही पड़ेगा। एरन बोलता है मतलब एरन के दिमाग में भी यही चल रहा होता है कि भाई बुरे लोगों को वो कैसे फेस करेगा। अब उतने में वो लोग चलते चलते उन बैंडिट्स के पास पहुंच जाते हैं और जो मर्चेंट एरन के साथ होता है वो उन बैंडिट्स को बोलता है कि हम तुम्हारी टोल फीस लाए हैं तो हमें तुम माउंटेन क्रॉस करने दो। लेकिन अचानक से वो बैंडिट का लीडर बोलता है कि अपनी सारी बिलोंगिंग्स को यहीं पे छोड़ दो और यहाँ से भाग जाओ। वो बच्ची भी उसी जगह पे होती है जो कि मिस्टिक पावर यूज कर सकती है। और फिर वो मतलब जितने भी लोग होते हैं वो लोग बोल रहे होते हैं कि हमें तुम लोग को टोल पे करना है, हम वो करेंगे, तुम हमें जाने दो। लेकिन वो आदमी बोलता है कि मैं अपनी बात दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, अगर तुम्हें मरना नहीं है तो मेरी बात मान लो। वो जो बैंडिट का लीडर होता है इसका नाम काजिर होता है और वो मर्चेंट बोलता है कि काजिर ये बिल्कुल भी फनी नहीं है, आखिर तुम अचानक से ऐसा एक्ट क्यों कर रहे हो। काजिर बोलता है कि हम आज से ऐसा ही करेंगे, क्या तुम्हें ऐसा करने में कुछ भी दिक्कत है। वो जो रूरू होती है वो बोलती है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। अब उतने में हम देखते हैं कि एरन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और रूरू बोलती है कि एरन आखिर क्या हुआ। अब अचानक से एरन आगे बढ़ते हुए बोलता है कि मुझे इस आदमी से डिमोनिक एनर्जी फील हो रही है, इसमें पास जरूर डिमोनिक एनर्जी है। रूरू बोलती है क्या डिमोनिक एनर्जी, क्या तुम्हें सब्जुगेशन के वक्त पे भी इसी टाइप की डिमोनिक एनर्जी फील हुई थी। एरन बोलता है हाँ, भले ही अभी थोड़ा सा कम है, ये एनर्जी वीक है लेकिन जरूर ये डिमोनिक एनर्जी है। और जब रूरू से इस बारे में पूछता है तो रूरू उसको बताती है कि ये एरन की उसी फायर और अब आयरन वाली प्रॉब्लम से रिलेटेड है। जब भी उसे डिमोनिक एनर्जी फील होती है तो उसके अंदर के इमोशन बहुत ज्यादा बर्स्ट होने लग जाते हैं और एरन के अंदर एक अनकंट्रोलेबल रेज आ जाती है जिसको वो भी कंट्रोल नहीं कर पाता है। एरन बोलता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर ये एक डिमोनॉइड कैसे बना, लेकिन आखिर ये क्या हो सकता है। अब उतने में उनके साथ से एक बंदा निकल कर आगे जाता है और वो बोलता है कि मुझे पता था मैं कभी भी एक बैंडेड के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता। और वो अपनी ब्लेड निकालता है। ये बंदा एक गैंग से होता है जिसका नाम होता है वॉल्फ गैंग और मतलब बहुत फेमस गैंग होती है इस इलाके में। और जो पीछे मर्चेंट होता है वो उसको बोलता है कि क्या तुम ठीक तो हो गए। वो बंदा बोलता है कि चिंता मत करो, मैं इसको ज्यादा बड़ा इशू नहीं बनाऊंगा। और फिर वो उस बैंडिट के पास जाते हुए उसको बोलता है कि अगर तुमने यहाँ पे मेरे साथ फाइट करी तो तुम्हें इसका बहुत ज्यादा नुकसान होगा, तो इससे बढ़िया ये है कि तुम यहाँ से छोड़ दो और हम लोगों को जाने दो। वो आदमी बोलता है कि तुम्हारे पास एक काफी अच्छी स्वॉर्ड है, अगर तुम उसे यहीं पे रख दोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, ये स्वॉर्ड हमें दे दो। वो बंदा बोलता है कि आखिर तुम एक बैंडिट हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे साथ नेगोशिएट करोगे। लेकिन उतने में वो बैंडिट उसके ऊपर अटैक कर देता है और काफी तेज का अटैक उस बंदे के ऊपर गिरता है, उस वॉल्फगैंग के ऊपर, और वो सीधा पीछे जाके पड़ता है। और अब उतने में जो मर्चेंट होता है वो बोलता है कि हे सिल्वर टैग मर्सिनरी, जाओ और फाइट करो। मतलब वो उन लोगों को बोल रहा होता है जो सोल्जर्स वहां पे होते हैं, और वो सोल्जर की काफी फट गई होती है और वो बोलता है कि नहीं, मैं खुद से यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। मतलब उसकी फट रही होती है बेसिकली। और फिर वो मर्चेंट सभी से बोलता है कि सभी लोग इसकी बात मान लो और जिसके पास जो जो आइटम है यहाँ पे दे के भागने लग जाओ, हमें अपनी जान बचानी पड़ेगी। अब उतने ही वो बैंडिट बोलता है कि नहीं, अब तुम्हें यहाँ पे अपना सामान छोड़ के जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैंने अपना मन बदल लिया है। अब मैं पिस ऑफ हो चुका हूँ, तो इसलिए मैं तुम सभी को यहाँ पे मार डालूंगा। जो सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। और अब उतने में ही जो ऑर्क होता है वो एरन से बोलता है कि एरन क्या हुआ। एरन बोलता है कि सब ठीक है, मेरे दिमाग में एक प्लान है। फिर उसके बाद एरन आगे बढ़ते हुए उस बैंडिट से बोलता है कि मिस्टर काजिर प्लीज रुक जाओ, तुम अभी अपनी खुद की कंडीशन में नहीं हो, तुम्हारा माइंड कंट्रोल किया जा रहा है। वो बैंडिट बोलता है कि आखिर तुम कौन हो। एरन उसको बोलता है कि मैं क्रोनोस वॉर्डमैनशिप एकेडमी का एक ऑफिशियल ट्रेनी हूँ 27 जनरेशन से, और मेरा नाम है एरन पेरियारा। वो बैंडिट एकदम गुस्से में बोलता है कि क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझा है, एक ऑफिशियल ट्रेनी यहाँ पे है और उसके पास स्वॉर्ड भी नहीं है। और वो एरन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन वो एरन अपने हाथ से ही उसके अटैक को रोक देता है।
कासिर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है कि आखिर इसने एक सिंगल हैंड से मेरे अटैक को कैसे रोक लिया। एरन उसको बोलता है कि मिस्टर काज़िर, आखिर तुम्हें नेकलेस कहाँ से मिला? काज़िर एकदम पीछे हटते हुए गुस्से में एरन से बोलता है कि तुम अपना मुँह बंद रखो, मैं तुम्हें छोड़ूँगा नहीं। और अब एरन एक बहुत तेज़ का अटैक उसके ऊपर करता है जिससे वो काज़िर को ज़ख्मी कर देता है और फिर अचानक से उसके पास आकर उसके गले से वो नेकलेस निकाल लेता है। एरन उस नेकलेस को देखते हुए बोल रहा होता है कि मैं जानता था, ये इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है जितनी एक डेमोनॉइड की एनर्जी होती है, लेकिन ये फिर भी बहुत ज़्यादा मजबूत है। काज़िर इसी को पहनने के बाद इतना वियर्ड एक्ट कर रहा है। और फिर उसके बाद एरन काज़िर को बोलता है कि काज़िर, आखिर तुम्हें नेकलेस कहाँ से मिला? काज़िर अपनी मनी मन में बोल रहा होता है कि अगर मैंने झूठ बोला तो मैं मारा जाऊँगा। और फिर उसके बाद वो बोलता है कि मुझे याद तो नहीं है, आखिर ये नेकलेस मुझे कहाँ से मिला? मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है, क्योंकि शायद मेरी मेमोरी के ऊपर भी किसी ने कब्ज़ा कर लिया था। वो मर्चेंट पीछे से गुस्सा कर रहे होते हैं कि तुम्हें क्या सच में लगता है कि हम तुम्हारी बातों पे बिलीव करेंगे? तुम झूठ मत बोलो और सच-सच बताओ। लेकिन एरन काज़िर से बोलता है कि मैं तुम्हारे ऊपर बिलीव करता हूँ, लेकिन मैं ये नेकलेस अपने साथ ले जा रहा हूँ। मैं नेकलेस तुम्हारे पास नहीं छोड़ सकता हूँ। क्या अब तो तुम हमको इस जगह से जाने दोगे? काज़िर बोलता है हाँ, ऑफ कोर्स। और फिर उसके बाद वो सभी से बोलता है कि डियर मर्चेंट्स, मुझे माफ़ कर देना। मैंने ऐसी चीज़ करी जो मेरे खुद के कंट्रोल में नहीं थी। और फिर उसके बाद सभी लोग एरन को थैंक्स बोल रहे होते हैं कि आज हम ज़िंदा हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारी वज़ह से है। और वो मर्चेंट एरन से बोलता है कि बदले में अगर हम आपको कुछ पेबैक कर सकते हैं तो प्लीज़ बताइए। हम बेस्ट करेंगे, हमसे जितना हो पाएगा। एरन बोलता है थैंक यू सो मच इस हॉस्पिटैलिटी के लिए। और फिर उसके बाद वो उनको वहाँ से भेज देता है। रूरू बोलती है कि हमें इन लोगों को ऐसे ही यहाँ से नहीं जाना चाहिए था। एरन बोलता है नहीं, अब वो लोग ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। उन लोगों को सबक मिल चुका है। रूरू बोलती है कि हाँ, बेहतर ही है कि वो लोग ऐसा कुछ नहीं करे, वरना अगली बार तो मैं उन्हें मार ही डालूंगी। और फिर उसके बाद एरन बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे अपनी स्वॉर्डमैनशिप ट्रेनिंग को दोबारा से रिज्यूम करना चाहिए। मैंने बहुत समय से अपनी स्वॉर्डमैनशिप ट्रेनिंग प्रैक्टिस नहीं करी है। एरन बोलता है कि आज मैंने रियलाइज़ किया कि अगर मैं काज़िर से ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता, तो मैं उसको ओवरपावर नहीं कर पाता और शायद इसकी वज़ह से बहुत लोग मारे जाते। इसलिए मुझे अभी और ज़्यादा अपने आप को स्ट्रांग करना है। और फिर इसके बाद एरन ऑर्क से बोलता है कि तुमने बताया था कि जो डेरिंगू सिटी है, वहाँ पे बहुत फ़ेमस स्वॉर्ड्समैन भी आएँगे। ऑर्क बोलता है कि हाँ, बिल्कुल सही कहा और वहाँ पे बहुत अच्छे-अच्छे डुएल्स भी होंगे, तो तुम अपनी स्वॉर्ड स्किल को इम्प्रूव कर पाओगे वहाँ और ज़्यादा बैटल्स करके। एरन बोलता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, मुझे इंतज़ार रहेगा उस सिटी में जाने के लिए। और हम देखते हैं कि उसके अंदर का जो फायर स्पार्क होता है, वो और ज़्यादा बढ़ रहा होता है। और अब अचानक से एरन बोलता है कि ओह राइट, मुझे अभी-अभी याद आया कि वो जो नेकलेस है, मुझे इस नेकलेस को भी डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। और वो उसको डिस्ट्रॉय कर ही रहा होता है, उतने में ऑर्क बोलता है कि रुक जाओ, तुम्हें ऐसी चीज़ों को इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा रेकलेस होगा। इसके बदले अभी हम इसको फ़िलहाल सेफ रखते हैं और इसको बाद में डिस्पोज़ कर देंगे। और अब उतने में हमें वो दोबारा बच्ची दिखाई जाती है जो कि मिस्टिक आर्ट यूज़ कर सकती है। वो एरन के पास आती है और बोलती है कि तुम्हारी स्वॉर्ड बहुत अच्छी है। क्या तुम इस स्वॉर्ड को मेरे साथ ट्रेड करना चाहोगे? इस लड़की का नाम होता है आन्या। एरन इसे बोलता है कि आन्या आखिर तुम क्या चाहती हो? वो बोलती है कि तुम इसको मेरे साथ ट्रेड कर लो। इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत अच्छा ट्रेज़र दूँगी, क्योंकि मैं इस स्वॉर्ड को अपने कैप्टन को एज़ अ गिफ्ट देना चाहती हूँ। एरन उसे बोलता है कि नहीं, माफ़ कर दो, मैं स्वॉर्ड को तुम्हारे साथ ट्रेड नहीं कर सकता हूँ। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मेरे लिए स्वॉर्डमैनशिप की बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और मेरे लिए ट्रेज़र जैसी है। और दूसरी चीज़ ये है कि कोई और इस स्वॉर्ड को यूज़ कर भी नहीं सकता है। आन्या बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हारी स्वॉर्ड ज़रूर यूज़ कर सकती हूँ। और फिर उसके बाद वो बोलती है कि तो मैं तुम्हें अपना ट्रेज़र दिखाऊँ? और वो अपने पास से एक बड़ा-सा पिगी बैंक टाइप का निकालती है और ये एक गोल्डन पिगी बैंक होता है, जिसको देखकर एरन कह रहा होता है कि मुझे इसमें से बहुत ज़्यादा पावरफुल मिस्टिक एनर्जी फ़ील हो रही है और आखिर इस पिग का क्या यूज़ है? रूरू भी बोल रही होती है कि आखिर ये क्या है और आखिर इसने इसे कैसे बनाया? आन्या बोलती है कि मैंने इसे अपने पैसों से बनाया जिसको मैंने अर्न किया। और फिर उसके बाद आन्या बोलती है कि तो क्या तुम इस गोल्डन पिग के साथ अपनी स्वॉर्ड का ट्रेड करोगे? एरन अभी भी उसको मना कर देता है कि नहीं, मुझे बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। फिर उसके बाद आन्या एरन को बोलती है कि ये और ज़्यादा बड़ा हो सकता है। वो उसके अंदर कुछ पैसे डालती है और वो पिगी बैंक और ज़्यादा बड़ा होने लग जाता है। और फिर उसके बाद रूरू बोलती है कि एरन प्लीज़ अपनी स्वॉर्ड इसके साथ ट्रेड कर लो, ये सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है। आन्या भी बोलती है कि हाँ, हाँ, कर लो और ऑर्क भी यही चीज़ बोलता है। एरन उन सभी को डाँटता है और बोलता है कि सब लोग चुप हो जाओ, तुम लोग बेवकूफ़ हो, मैं अपनी स्वॉर्ड को नहीं ट्रेड कर सकता हूँ। वो आन्या को भी सॉरी बोलता है और बोलता है कि सॉरी आन्या, लेकिन मैं स्वॉर्ड का ट्रेड नहीं कर सकता इसके साथ। और फिर इसके बाद आन्या वहाँ से अपना पिगी बैंक लेके हुए जाने लग जाती है और बोलती है कि मैं वापस ज़रूर आऊँगी कुछ अच्छी चीज़ लेके।
जब हम लोग दोबारा डेरिंको में मिलेंगे, तब मैं इसको और ज़्यादा बड़ा बनाऊँगी और तब देखना तुम ज़रूर अपना मन बदलोगे और अपनी स्वॉर्ड को इसके बदले ट्रेड कर लोगे। और फिर वो वहाँ से जाने लग जाती है और बोल रहा होता है कि ये गर्ल सच में कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और रूरू भी बोलती है कि हाँ, मुझे ये लड़की काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। अब उसके बाद रात का टाइम हो चुका होता है और हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई तो आया होता है और ऑर्क बोलता है कि ये आदमी को डेरिंको के बारे में कुछ न्यूज़ है। एरन बोलता है, ओह अच्छा, तो बताओ। वो आदमी बोलता है कि डेरेंकुपा जो स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लैकस्मिथ है, जो ग्रेटेस्ट ब्लैकस्मिथ है, वो इस सिटी में वापस आ गया है। वो अपने सेल्क्यूजन का गया था और वहां से वापस आया है। एरन बोलता है, ओ अच्छा, तो आखिर वो कौन है? वो आदमी बताता है कि वो एक ड्वार्फ है जिसका नाम है वोल्केनस और वो स्वॉर्ड्स के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज लगता है। वो जो भी स्वॉर्ड्स बनाता है, हर एक स्वॉर्डमैन का एक ड्रीम होता है कि वो उसकी स्वॉर्ड को ले सके। वो आदमी एरन को बताता है कि वोल्केनस ने आज तक जितनी भी स्वॉर्ड्स बनाई है और जो भी स्वॉर्ड को वो वैल्यू करता है, वो उन्हें एक नंबर दे लेता है और उसका नाम होता है नंबरिंग स्वॉर्ड्स। और आज तक पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 9 नंबरिंग स्वॉर्ड्स है। उसने सिर्फ 9 नंबर्स दिए हैं स्वॉर्ड को। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि सिर्फ 2 ही कैटेगरीज हैं जो कि नंबरिंग स्वॉर्ड्स के ओनर हैं, या तो स्वॉर्ड मास्टर्स या फिर वो लोग जो कि स्वॉर्ड मास्टर बनने वाले हैं। वो बताता है कि पिछले 10 सालों में सिर्फ 3 लोग ऐसे हैं जो कि एक ऑर्डिनरी स्वॉर्डमैन हैं जिन्हें ये नंबरिंग स्वॉर्ड मिली और आज वो लोग एक स्वॉर्डमैन बन चुके हैं, स्वॉर्ड मास्टर बन चुके हैं सारू। और डेरेंकू में आज से ठीक 2 दिन बाद मैंने सुना है कि वो एक कंपटीशन रखने वाले हैं जिससे कि वो 10th नंबरिंग स्वॉर्ड के ओनर को ढूंढ सकें और उसे वो स्वॉर्ड दे सकें। एरन बोलता है कि अगर ऐसा है, इसका मतलब ये है कि वहां पे बहुत सारे स्ट्रॉन्ग स्वॉर्डमैन आने वाले हैं जो कि उस नंबरिंग स्वॉर्ड के लिए फाइट करेंगे और मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होगा अगर मैं भी वहां पे पार्टिसिपेट करूंगा और मैं जरूर उस नंबर को लेके आऊंगा। और फिर उसके बाद एरन वहां से जाने लग जाता है और बोलता है कि मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। ऑर्क बोलता है, ऑलरेडी? क्या तुम और ज्यादा बात नहीं करोगे? एरन बोलता है, नहीं, मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ, मुझे बहुत रेस्ट की जरूरत है। और फिर वहां से जाने लग जाता है और ऑर्क बोलता है कि ये आदमी सच में बहुत ज्यादा डिफरेंट है। इस टाइप की न्यूज में जो बाकी के स्वॉर्डमैन होते हैं वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, लेकिन एरन ने उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया जिसे उतना जितना उसे दिखाना चाहिए था। भले ही उसकी पर्सनैलिटी क्यों ना हो, लेकिन आज तक मैंने जितने स्वॉर्डमैन देखे हैं, एरन उन सभी से अलग है। वो एकदम अलग है सारे स्वॉर्डमैन से। अब उसके बाद एरन अपने रूम में बैठे बैठे सोच रहा होता है कि आज भी मुझे ऐसा फील हुआ जैसे मैं कंट्रोल हो रहा हूँ, लेकिन मैंने अपने आप को मैनेज कर दिया कि मैं उसके कंट्रोल में ना आऊं और ऐसी चीजें आगे और ज्यादा होंगी। इसलिए मुझे अपने आप को और ज्यादा सहेजना पड़ेगा और मेंटल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। मैंने जिस टाइप की ट्रेनिंग अपने मिस्टिक वर्ल्ड में करी थी, मुझे उसी टाइप की ट्रेनिंग यहाँ पे करनी पड़ेगी। और ऐसे करते करते हमारा ये जो सीन होता है यहीं पे ड्रॉप हो जाता है।